अल्टीमेटली विजय सच की ही होती है। तो हम पूरी दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि आप खुद अपनी आंखों से देख लो, आपको मशीनों में छेड़छाड़ करते हुए, कानून का सरेआम पूरा उल्लंघन करते हुए चुनाव आयोग के कर्मचारी और चुनाव आयोग के अधिकारी स्वयं मिल जाएंगे। इससे हम ये भी साबित कर देंगे कि ये मशीनें कितना बड़ा फ्रॉड और कितना बड़ा धोखा। इन चोरी की मशीनों के अब कोई भी किसी भी प्रकार से मशीनों के प्रयोग से सब लोगों ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। मार्केटवाड़ी जो गांव है उसके तर्ज पे जो लोग भी ये मॉक पोल कराना चाहते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। कोई भी अधिकारी या उनके भ्रष्ट राजनीतिक आका अगर इस काम में दखल डालने की कोशिश करेंगे तो हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये बुलडोजर नहीं चलाने दिया जाएगा। अब पहले मैं ईमानदार पत्रकार कहता था, आजकल मैंने सिर्फ पत्रकार कहना शुरू कर दिया, क्योंकि पत्रकार तो ईमानदार ही होते हैं। जो ये क्रिमिनल्स हैं टेलीविजन के ऊपर जो नजर आते हैं, उनको पत्रकार कहना पत्रकारों की बहुत बड़ी बेइज्जती और गाली है। तो सभी पत्रकारों को बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आज 3-4 विषय हैं। पहला विषय तो वो है जो कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो ये चुनाव में धांधली करने के लिए जो मशीनें थी, जिसका आंदोलन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने 5 जनवरी 2024 से बहुत एग्रेसिवली या सड़कों पे आके करना शुरू किया था, और हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया था और काफ़ी सारी पिटीशंस भी डाली थी, लोगों से सिग्नेचर कैंपेन्स भी कराए थे, और इतना ज़्यादा मेहनत और काम करके मैं समझता हूँ कि उनको क्रेडिट देना भी बहुत ज़रूरी है, जिन लोगों ने वो सब काम किया। लेकिन जब 5 जनवरी से ये नेशन वाइड आंदोलन बन गया है, तो जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज थी, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और उसका नतीजा उन्हें लोकसभा के चुनाव हार के मिला, हरियाणा के चुनाव हार के मिला, और उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव हार के भी उनको एक बहुत अच्छा और करारा नतीजा मिल गया। हम लोगों ने, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जिसमें सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शंस कह लें, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा कह लें, बहुत सारे लोग जो पहले थे उसमें से बहुत सारे हमारे साथी, कुछ लोग थक के चले गए, कुछ लोगों के पास दूसरे और उनकी समझ से जो बेहतर मुद्दे थे वो, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो इस काम की इम्पोर्टेंस को समझ के कि अगर ये चुनाव में चोरी की मशीनें हट जाएंगी, मतपत्र से चुनाव होने लगेगा, तो सभी जो आरएसएस और बीजेपी की खराबियां हैं उसको दूर करने में इससे सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। कुछ लोग लगे रहे, और अल्टीमेटली आज इस दौरान हमने काफ़ी चोट भी लगी हम सब लोगों को। ये मुट्ठी भर साथियों को हमारे अदालतों ने फाइन भी लगाए, और एक नया कैंपेन भी हम लोगों के खिलाफ शुरू हुआ। लेकिन अल्टीमेटली विजय सच की ही होती है, और आज इस बात को एक बार फिर साबित करने का समय आ गया है। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले हमने एक बहुत ही भारी मन से ये भी एक कैंपेन शुरू किया कि जितनी भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर स्लीपर सेल्स यानी कि आरएसएस के एजेंट बहुत सारे घुसे हुए हैं, और जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा या साइडलाइन नहीं किया जाएगा तब तक ये लड़ाई सिरे तक नहीं पहुंच सकती। वो लोग पूरी ताकत आज भी लगा रहे हैं कि किसी प्रकार से मुद्दा जो है भटक जाए, लेकिन मार्केटवाड़ी जो गांव है उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो हम सब अपने आप को दिग्गज समझ रहे थे, वो सब हम उनके सामने बौने पड़ गए। ये आइडिया हमें से किसी को भी नहीं आया, जो हम लोग इस लड़ाई को लड़ने में कुछ मुट्ठी भर लोग बचे हुए, और उनको सलाम करते हुए या उनकी शुरुआत से कह लीजिए, अगर मैं कहूँ तो उनके गुड लक चार्म से ही अदालतों से भी अच्छे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। और 2 ऑर्डर्स जिसके लिए मैंने आपको खास तौर पे बुलाया आज, वो हैं, एक तो है जो एक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरे ऊपर पर्सनल फाइन लगाया था इस बात के लिए कि मैंने, और उसमें बहुत काफ़ी नेगेटिव टिप्पणियां मेरे पर्सनैलिटी के बारे में, मेरे खुद के बारे में की गई थी। वो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया था, और परसों उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया, फाइन को भी, और जितनी भी टिप्पणियां मेरे खिलाफ थी उनको निरस्त कर दिया। तो मैं आपको ये बता दूं, जब वो
आर्टिकल छपा था, वो जजमेंट आई थी मेरे ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइन की, तो ऑफ इंडिया ले लें, चाहे ये सारे क्रिमिनल जितने भी पत्रकार कहने की कोशिश करते हैं, उन्होंने बड़े बड़े आर्टिकल्स, बड़े बड़े वो लिखे थे कि मुझे पता नहीं क्या क्या बोला था कि मेरा फ्रॉड पकड़ा गया और मैं झूठ बोलता हूँ और ये और वो, और कोर्ट ने लताड़ लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात को सही मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को निरस्त कर दिया और फाइन भी हटा दिया। तो इससे एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट हम सब लोगों को मिला है और मॉरल हाई ग्राउंड भी मिला है कि हम लोग ठीक हैं, ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। अब उसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला दिया है कि महमूद प्राचा यानी कि मुझे हरियाणा की 90 की 90 सीटों की सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी, सारे समस्त चुनाव की सभी चुनाव की 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी, और वो फॉर्म 17C भी जिसको ना देने के लिए चुनाव आयोग ने जमीन आसमान एक कर रखी है किसी को भी, वो भी 90 की 90 सीटों की हर एक 17C फॉर्म भी मुझे दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने भरसक कोशिश की, अपनी जी तोड़ कोशिश की, ये तक कहा, जिन्होंने वो कांग्रेस के बारे में भी कहा था, मेरे बारे में तो और भी ज़्यादा मिस्चीवियस वगैरह शब्दों का भी प्रयोग किया बहस करते हुए हरियाणा हाई कोर्ट में, हरियाणा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। परंतु जज साहब ने फाइनली फैसला हमारे हक में दिया और हमें ये आदेश प्राप्त हुआ जिससे 90 की 90 सीटों पे ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है, इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट भी ऑर्डर कर चुका है, दिल्ली भी हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर चुका है, लेकिन सारी सीटों का, एक एक सीट का तो किया, लेकिन सारी सीटों का ये पहला ऑर्डर हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको दो तीन शब्दों में वो समझा दूं। इसका मतलब ये है कि अब जब ये हमारे पास ये मशीनें ये आ जाएंगी, सारे सबूत, तो हम पूरी दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि आप खुद अपनी आंखों से देख लो, आपको मशीनों में छेड़छाड़ करते हुए, कानून का सरेआम पूरा उल्लंघन करते हुए चुनाव आयोग के कर्मचारी और चुनाव आयोग के अधिकारी स्वयं मिल जाएंगे। ये एक पहला बड़ा फायदा है। और मतपत्रों की लड़ाई में, ब्रिंग बैक बैलेट की लड़ाई में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, एक बात। दूसरी बात, हम इसको प्रयोग में लाके जो 16-17, और यहाँ भी स्लीपर सेल ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, काफ़ी सारे हरियाणा के कैंडिडेट्स हमारे पास आए थे केस हमसे करवाने के लिए, लेकिन उसमें से एक ही बचा। तो अब लेकिन 16 ने, फिर भी 17 लोगों ने हरियाणा में पिटीशन डाल रखी है। इन सबूतों की बुनियाद पर हम इन 17 सीटों पर भी इन सबूतों का इस्तेमाल करके उन 17 सीटों का सबूत हमें मिलेंगे। ये चुनाव को के जो फैसले होने हैं इसमें, ये हम 6 महीने में कराने में समर्थ हो गए हैं। 6 महीने के आसपास पीरियड में हम करा सकते हैं। तो चुनाव को में धांधली करने की एक सबसे बड़ी जो वजह और ताकत ये भी होती है किसी भी कैंडिडेट के पास, कि चुनाव अगर कोई जीत जाए तो हारा हुआ कैंडिडेट उसको अदालत में जाके हटा नहीं पाएगा, भले ही कितनी भी धांधली से वो जीता हो कैंडिडेट हटा नहीं पाता, इसलिए क्योंकि अदालत में फैसले होने में 5 साल से ज़्यादा लग जाता है। तो इन सबूतों के माध्यम से हमने एक नया रास्ता निकाला है। मैं पूरा डिटेल में रास्ता इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि स्लीपर सेल्स को भी पता लग जाएगा और बाकी दुनिया को भी पता लग जाएगा, तो हमारी राह में और रोड़े अटकाएंगे। लेकिन बताना भी इसलिए ज़रूरी है कि ताकि जो नेतागण हैं वो इस बात को समझ ले कि हमने जो बात कही थी उसको हम पूरा करने के लिए, कि हम ये चोरी की मशीनों को हटा के मतपत्र से चुनाव कराने के लिए हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी है और विनिंग स्ट्रैटेजी है। मतलब जीत के लिए हम काम कर रहे हैं, सिर्फ मुंह दिखाने के लिए एक आंदोलन खड़ा नहीं कर रहे हैं या सिर्फ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो वो ये विनिंग स्ट्रैटेजी भी है कि हम हरियाणा में 17 सीटों का अगर हम चुनाव रद्द करा दें तो आप समझ सकते हैं कि जो दूसरे चुनाव होंगे मतपत्रों के द्वारा, उसमें ये सरकार हरियाणा की गिर जाएगी और दूसरी सरकार आने के पूरे चांस बन जाएंगे। यही काम हम 150 सीटों पे महाराष्ट्र की भी कर सकते हैं। ये भी बात मैं बता रहा हूं, यही फॉर्मूला अपना के, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में भी ये कार्रवाई वहां की 288 सीटों की सारे सबूत लेने की, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब जब हरियाणा कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, पंजाब हरियाणा का, तो महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट में भी हमें काफी आसानी से ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। तो 150 सीटों पे हमारा ये अंदाजा है
कि हम चुनाव रद्द करा सकते हैं बहुत आसानी से इन सबूतों का इस्तेमाल करके। ये हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग है कि कम से कम हरियाणा और महाराष्ट्र की तो जो बड़ी एक धक्का लगा है विपक्ष को, उसको हम थोड़ा सा संभाल सके, लेकिन इससे हम ये भी साबित कर देंगे कि ये मशीनें कितना बड़ा फ्रॉड और कितना बड़ा धोखा है। तो जो ब्रिंग बैक बैलेट का जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें अब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी जुड़ रही हैं, और एक बड़े नेता ने पहली बार मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट किया है कल। मैं अभी नाम नहीं खोलूंगा, नहीं तो सारे आरएसएस ईडी पीडी सब उनके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा डर यही होता है कहीं मेरे साथ मिलकर काम शुरू ना कर दे कोई। मुझे आरएसएस मेरे पर खास मेहरबानी रखती है, ये सब लोगों को डराती है कि इनके पास मत जाओ, बाकी कुछ भी करो। खैर, ये दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। इसके बाद जो हमारी जो सिविल सोसाइटी है, उसमें इसका आपको एक हमें जिम्मेदारी दी गई है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को। सारी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने मिलकर एक हमें जिम्मेदारी ये दी है कि हम फील्ड ऑपरेशन, यानी कि सड़क पे और अदालतों में जो संवैधानिक और कानूनी रूप से कार्रवाई करनी है ये ब्रिंग बैक बैलेट आंदोलन में। और अब कोई मशीनों का जिक्र नहीं कर रहा है। ये एक हमारी बड़ी विक्ट्री ये भी है कि अब कोई भी किसी भी प्रकार से मशीनों के प्रयोग से सब लोगों ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया है, खासतौर पे विपक्ष के लोगों ने। तो ये भी हो गया है। तो अब हमारी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी अदालतों में मजबूती से केस लड़ने की, और सड़क पे भी जो पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, उसके तहत हमने ये आंदोलन की घोषणा की है। हम सभी देश की सभी राजधानियों में, खासतौर पे हमने सबसे पहले हरियाणा चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद मुंबई में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र की, वहां के लोगों से आह्वान किया। और 3 हमने जो वादे किए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उसके बाद हम जालंधर जाके पंजाब के लोगों से भी हम ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं आंदोलन में जुड़ने की, और बहुत अच्छा रिस्पांस सब जगह से आ रहा है। 14 तारीख को मैं दोबारा मुंबई जा रहा हूँ, और 15 तारीख को नागपुर में एक बड़ी इन चोरी की मशीनों के खिलाफ बड़ी रैली है 15 तारीख को नागपुर में, उसमें भी मैं जा रहा हूँ। तो 3 हमारे प्रोग्राम जो हमने अनाउंस किए हैं वो ये हैं कि एक तो बड़ा आंदोलन जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट जो डीएम होता है या कलेक्टर होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में भारत के, वहां पे 11 से 21 लोगों का एक डेलीगेशन परमानेंट धरने पे बैठेगा। और दूसरा, बड़ी संख्या में लोग हर हफ्ते कोर्ट अरेस्ट करेंगे, यानी कि जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। ये 2 अभी कार्यक्रम अनाउंस किए हमने सड़क पे आंदोलन के। तीसरा एक सड़क पे आंदोलन का जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट और देश की सभी हाई कोर्ट्स के बाहर भी न्यायपालिका की जो स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, उसको इंश्योर कराने के लिए सॉलिडारिटी में सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। और जैसे हमने एआईसीसी के ऑफिस के बाहर कहा था कि जजेस को हम किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे उनके ऊपर, किसी को इस बात को हम नहीं इजाजत देने देंगे देश की जनता के जजों के ऊपर कोई दबाव बनाने की या उनको लालच देने की कोई सपने में भी सोचे। तो इसके लिए सारे हाई कोर्ट्स के बाहर और सभी और सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये भी स्टैंड अप प्रोटेस्ट या कह लें सॉलिडारिटी स्टैंड अप भी हम करेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि देश में सभी जगह मार्केटवाड़ी जो गांव है उसके तर्ज पे जो लोग भी ये मॉक पोल कराना चाहते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, जो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका हिस्सा है। कोई भी अधिकारी या उनके भ्रष्ट राजनीतिक आका अगर इस काम में दखल डालने की कोशिश करेंगे तो हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। और ये जो मार्केट वाली जो गांव हैं उसके खिलाफ जो महाराष्ट्र सरकार ने और वहाँ की लोकल पुलिस ने जो एफआईआर की है, इसको हम क्वैश भी कराएंगे और वापस मुकदमा उनके खिलाफ कराएंगे कि वो देश में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं और एक खास पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉन्स्पिरेसी में काम कर रहे हैं। तो ये हमारे 3 बड़े मुद्दे थे जो हमने अनाउंस किए हैं। ये 2 बड़ी जजमेंट थी जो हमने अनाउंस किए हैं। एक और विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ और फिर आज की वजह से मुझे हाथरस के बारे में भी 2 शब्द बोलने हैं, क्योंकि हम लोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
कि हम अपने पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को ना भूलें। उससे पहले मैं एक हमारे बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि आरएसएस के लोगों ने, और मेरा ऐसा मानना है, कोई बहुत बड़ा लालच देके या कोई बहुत बड़ा दबाव डाल के हमारे बहुजन समाज के जो एक हाईकोर्ट के जज हैं, वैसे तो बनते ही कितने हैं ओबीसी समाज के, वो यादव साहब ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के ऊपर बुलडोजर चलाने जैसे हैं। ये बुलडोजर नहीं चलाने दिया जाएगा, किसी हालत में नहीं चलाने दिया जाएगा और किसी कीमत पे नहीं चलाने दिया जाएगा। मेरे ख्याल से जो लोग अपने आप को बहुजन समाज का कहते हैं या समझते हैं, अगर वो संविधान के ऊपर कोई इस प्रकार का प्रहार करे तो उनकी सज़ा जो मनुवादी मानसिकता के बैकग्राउंड से आते हैं उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसीलिए यादव साहब की भी सज़ा जो है बाकी किसी व्यक्ति से ज़्यादा होनी चाहिए। अब उन्होंने क्या अपराध किया है? उन्होंने ये न सिर्फ संविधान के ऊपर बुलडोजर चलाने का अपराध किया, बल्कि एक आतंकवाद का भी अपराध उन्होंने किया है। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ क्या है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसे बैन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, जो देश के प्रथम होम मिनिस्टर थे। उसके अलावा इससे जो संबंधित संगठन है, जैसे विश्व हिंदू परिषद, जिसकी ये एक सेमिनार में गए थे, आरामबाई तेंगुल मेती लेपुन, और जो मणिपुर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रही है, ये भी आरएसएस के दो संगठन हैं। बजरंग दल जो विश्व हिंदू परिषद का यूथ विंग है, वो कितनी सारी इस प्रकार की हिंसा की और आतंकवाद की घटनाओं में इन्वॉल्व है, उसकी तो लिस्ट बहुत लंबी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त प्रज्ञान सिंह ठाकुर जो हैं उनको इस अपनी पार्टी की टिकट दी और लोकसभा में पहुंचाया। और उसके अलावा जो अभी रिसेंटली, ऐसे तो बहुत सारे हैं जिनके संबंध आरएसएस के जो कार्यकर्ता या वर्कर्स हैं, इनके पाकिस्तान की और चाइना की एजेंसीज के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध पब्लिक डोमेन में भी आ चुके हैं प्रेस के माध्यम से। मगर रिसेंटली ही एक डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो पकड़े गए थे, पाकिस्तान को डीआरडीओ के बहुत टेक्निकल डिटेल्स बेचते हुए, वो भी आरएसएस के कार्यकर्ता थे। तो ये आरएसएस और इसके साथ जो इसकी सिस्टर कंसर्न्स या जो इसकी सहयोगी संगठन है, वो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होते हैं। अब आतंकवाद का यूएपीए का कानून क्या है और ऑर्गेनाइज कानून का क्या कानून है कि यदि किसी एक बड़ी संगठन का कोई भी रूप, कोई भी सिस्टर कंसर्न या कोई भी समर्थक संगठन आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होता है तो वो पूरा का पूरा परिवार ही आतंकवाद की घटनाओं में लिप्त माना जाना चाहिए। ऐसा कानून है यूएपीए का भी, और ऐसा कानून है। और जब हम बैन होती है ना कोई भी संगठन, जैसे अभी अभी पीएफआई बैन हुई थी, तो उसका अगर आप बैन का वो देखेंगे तो उसमें लिखा है पीएफआई या इससे संबंधित कोई भी संगठन, वो सब के सब बैन होते हैं। तो ये यूएपीए का और एमसीओसी जो मकोका का कानून है, ऑर्गेनाइज क्राइम का जो कानून है, वो ये कानून है। तो उसकी रूह से वीएचपी भी एक आतंकवादी, क्योंकि सरकार उनकी है इसलिए उसे डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, लेकिन वीएचपी भी एक आतंकवादी संगठन कानूनी रूप से है, क्योंकि वो आतंकवादी एक ऑर्गेनाइजेशन होने के सभी क्रियाकलाप कर चुकी है, तो उसको डेजिग्नेट करना ही बाकी है। तो ऐसे एक आतंकवादी संगठन के प्रोग्राम में जाना खुद उसकी एक एडवोकेसी करने जैसा हो गया। तो ये जज साहब ने भी आतंकवाद का एक अपराध किया है, जो कि धारा 15 में यूएपीए की में पूरी तरीके से कवर्ड है, क्योंकि जाके उसको एक तरह से सपोर्ट और समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अदालतों के ऊपर और वकीलों के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में काम करना शुरू किया। इनका एक और संगठन है जो अधिवक्ता परिषद, ये और दूसरे संगठन सिटिंग जजेस को बुलाकर बहुत सारे अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो फुल कोर्ट ने तय की हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1997 की गाइडलाइंस है जो जजों को रोकती हैं किसी भी हालत में इस प्रकार की किसी भी प्रोग्राम में जाने से, उसका उल्लंघन है। और जो उन्होंने वहां बोला वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं, संविधान का उल्लंघन है। उसके बारे में डिटेल्स बहुत सारे विद्वान ज्ञानी लोग बता चुके हैं, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन किसी ने अभी तक ये नहीं बोला है
कि ये आतंकवाद की घटना कैसे है, उसका मैंने क्लैरिफिकेशन या एक तरीके से हमारे देश की जनता को बताना था, इसलिए मैंने ये आप लोगों को आज तकलीफ दी। तो उसके बाद आप सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक आखिरी बात, जो आज मैंने ये प्लान नहीं था, हम हाथरस के बारे में और दिल्ली कैंट की जो बच्ची है और एक जिसके साथ बलात्कार हुआ था और हत्या हुई थी, हाथरस की बच्ची के साथ हत्या और बलात्कार हुई थी, और एक जो कुलदीप सेंगर हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, एमएलए थे, उन्होंने भी एक बच्ची के साथ रेप बलात्कार किया था, उसकी पूरी फैमिली को मरवाया था। ऐसे इल्ज़ाम उन पर लगे थे, फैमिली के ज़्यादातर मेंबर, फादर को, उनके वकील तक को मरवा दिया था। ये तो एक ईमानदार वकील की बात है, लेकिन हाथरस का केस एक ऐसा केस है जो मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा विभत्स अगर कोई केसेस हैं देश में या दुनिया में, उसमें से हाथरस की बच्ची और उसकी फैमिली के साथ जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा विभत्स है। तो हम सब लोगों को, जबकि मुझे ये केस मिला तब तक इसका खुद उनके अपने वकीलों द्वारा और दूसरी सारी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार और यूपी सरकार द्वारा उसका पूरे तरीके से फैमिली को भी क्रश करने का और उस बच्ची का नामो निशान मिटा देने का पूरी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमने एक ऑर्डर कराया था उनको 2022 में, जब मैं इस केस में आया, तो कि उनको एक घर तुरंत और एक फैमिली को सिर्फ एक नौकरी, हालांकि कानूनी अधिकार उनका है हर एक फैमिली मेंबर को जो काम करने लायक है उसको नौकरी मिलना और घर भी हर एक को अलग अलग मिलना, ये कानून है बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान के तहत, बाबा साहब के संविधान के तहत। तो असल में हमने डिमांड थी हमारी दिल्ली आने की उन्हें, लेकिन अब जब हम एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे नोएडा और गाजियाबाद के लिए भी तैयार हो गए थे, तो सरकार ने इस काम को रोकने के लिए, ये महत्वपूर्ण बात है कि उनको एक छोटा घर और एक नौकरी ना मिल जाए, कई करोड़ रुपए वकीलों पे खर्च कर दिए हैं, जबकि ये छोटा घर और नौकरी तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ से कम में ही बड़े आराम से मिल जाती। तो इस प्रकार की मानसिकता वाली सरकार के खिलाफ हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, फिर जो अपोजिशन पार्टी के लोग और हमारे अपने लोग भी वो गए थे, जो भूल गए आज, तो वो उनकी बहुत ज़रूरत है वहाँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।